नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BA पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में BA 5th सेमेस्टर यूनिट 3 रंगाई टॉपिक हम कवर करेंगे। इसमें देखते हैं, रंगाई वस्त्र परिसज्जा एवं अलंकरण की सर्वाधिक आकर्षक तथा प्रचलित विधि है। वस्त्र रंग से वस्त्रों में अछूते सौंदर्य आता है। रंग वस्त्रों में विविधता तथा भिन्नता भी लाते हैं। रंगाई की प्रक्रिया संपूर्ण वस्त्र को रंग के घोल में डालकर की जाती है। अधिकतर वस्त्रों की रंगाई इसी प्रकार की जाती है। वस्त्र की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए इसी विधि से रंगाई की जाती है। ब्रांड रंगाई से आशय यह होता है कि रंगाई के द्वारा ही वस्त्र को देखने में आकर्षक लगता है, क्योंकि रंग सबसे पहले हम वस्त्र को खरीदने जाते हैं तो हम रंगों के द्वारा ही वस्त्र से आकर्षित होते हैं। जो रंग हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा पसंद होता है, उसी रंगों के प्रति हम आकर्षित होते हैं ज़्यादा। तो रंगाई जो होता है वस्त्र परिसज्जा का एक अहम रोल निभाता है तथा अहम भूमिका होता है। रंगाई के द्वारा ही वस्त्रों में विभिन्नता आती है। रंग के द्वारा ही अलग अलग वस्त्र होते हैं। जैसे रेड कलर का रंग हो गया तो रेड कलर के रंगे वस्त्र अलग हो गए, काले रंग के जो है रंगे वस्त्र अलग हो गए। इस तरीके से जो 12 रंग मुख्य होते हैं उनके अलग अलग प्रकार के रंगों से अलग अलग वस्त्रों की पहचान होती है। आगे हम देखते हैं रंगाई का अर्थ। वस्त्रों पर रंगाई करना ही वस्त्रों की परिसज्जा करना है। रंगाई के द्वारा वस्त्रों को सुंदर तथा आकर्षक बनाया जा सकता है। प्रारंभिक काल में भी वस्त्रों को पुष्पों के रसों द्वारा रंगा जाता था। रंगाई की विधि जो है वो नई नहीं है, रंगाई की विधि बहुत पुरानी है। पहले इतने प्रकार के रंगों का आविष्कार नहीं हुआ था, जानकारी नहीं हुई थी, तो पहले भी रंगाई की जाती थी। पहले जो प्राकृतिक चीज़ें थी, जो प्रकृति से हमें मिल जाती थी, उससे जो है रंगाई की प्रक्रिया की जाती थी। प्राचीन काल से ही रंगों को मनुष्य अपनी आध्यात्मिक आवश्यकता माना गया है। कहा जाता है कि जिस प्रकार जीवित रहने के लिए भोजन का होना आवश्यक है, उसी प्रकार मानव जीवन के लिए रंग का होना भी परम आवश्यक है। आगे देखते हैं, प्रत्येक मौसम में अलग अलग रंग पहने जाते हैं। जैसे वसंत में पीला, सर्दी में गहरे रंग, गर्मी में हल्के रंग तथा हरा व नीबुआ रंग, खतरा दिखाने के लिए लाल रंग, सुरक्षा के लिए हरा। फैशन का भी रंगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से आप खुद ही देख रहे हैं कि रंगों का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। आगे देखते हैं रंगों के प्रकार। प्रारंभिक समय में वस्त्र रंगने के लिए केवल प्राकृतिक स्रोतों से ही प्राप्त रंगों का ही प्रयोग किया जाता था। यह रंग 2 प्रकार के होते थे, पहला रंजक, दूसरा वर्णक। रंजक जो होता है वह रंग होता है, वह तरल अवस्था में होता है। जो वर्णक होता है वह द्रव्य होता है तथा वह कुछ ठोस अवस्था में होता है। रंजक घुलनशील प्रकृति के होते हैं। वस्त्रों पर यह रासायनिक प्रक्रिया एवं ताप आदि की सहायता से चढ़ाए जाते हैं। जिन वस्त्रों पर इन्हें चढ़ाना है उन वस्त्रों के तंतुओं में रंजकों के प्रति सादृश्यता होना बहुत आवश्यक है। विशेष वर्ग के रेशे विशेष प्रकार के रंजकों के प्रति ही सादृश्य होते हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं, जो द्रव्य होता है। वर्णक घुलनशील होते हैं। प्रायः इनके कण अपारदर्शी प्रकृति के होते हैं। यह रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वस्त्र द्वारा आत्मसात नहीं हो पाते हैं। वर्णकों को वस्त्र की सतह पर चढ़ाने के लिए सटने वाले पदार्थ जैसे राल आदि को यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा चढ़ाया जाता है। विभिन्न वर्णकों पर धूप, पसीने के प्रभाव से रंग नष्ट होने की प्रतिक्रियाएं विभिन्न प्रकार से हो जाती हैं। वस्त्र पर वर्णकों का प्रयोग काफ़ी आसानी से व शीघ्रता से किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं रंग प्राप्ति के साधन। रंग हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते थे। अगर रंग प्राप्ति के साधन की बात की जाए तो रंग हमें 2 प्रकार के साधनों द्वारा प्राप्त होता है, एक प्राकृतिक, एक संश्लिष्ट। प्राकृतिक वह होता है जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, और संश्लिष्ट वह होता है जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया होता है। प्राकृतिक में हमें किस किस विधियों द्वारा प्राप्त होता है? जीव संबंधी रंजक, वनस्पति संबंधी रंजक, धातु संबंधी रंजक। उसके बाद संश्लिष्ट जो मनुष्य द्वारा बनाया गया होता है, अम्लीय रंजक, क्षारीय रंजक तथा उदासीन रंजक। उदासीन रंजक में क्या होते हैं? प्रत्यक्ष, गंधक, वाट एवं विकसित रंग। इस प्रकार से आइए हम डिटेल में देखते हैं कि रंग के जो 2 प्रकार होते हैं। पहला देखते हैं प्राकृतिक रंजक। प्राकृतिक रंजक में देखते हैं, इन रंगों की प्राप्ति प्राकृतिक स्रोतों से की जाती है। मानव अत्यंत प्राचीन काल से ही पेड़ की छाल, फूल की टहनियाँ, जानवर की चर्म तथा खनिज वस्तुओं जैसे लोहा आदि से पानी में कुछ डुबाकर
कई प्रकार के रंग प्राप्त करते थे। इसमें सबसे पहला है जीव संबंधी रंजक। जीव संबंधी रंजक वह होते हैं जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे जीव संबंधी रंजक कोकिनियल या टायरियल पर्पल होते हैं, जिनको कोकिनियल रंजक घोंघे की एक जाति के मादा कीड़ों की सूखे एवं मृत जीव से निकाला जाता है। इस रंजक को सबसे पहले मैक्सिको में खोजा गया था। उसके बाद आगे देखते हैं, इन दोनों रंगों के अलावा हॉलैंड में टर्की, जापान, भारत व इंग्लैंड आदि देशों में कैट्स जाति के कीड़ों से भी रंग प्राप्त किया जाता है। उसके बाद भूमध्य सागर में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की मछली से भी रंग प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार जीव संबंधी रंगवा होते हैं जो हमें जीव जंतुओं व जानवरों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं वनस्पति संबंधी रंजक। वनस्पति संबंधी रंजक जो हमें वनस्पति से पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, जैसे वनस्पति जगत से प्राप्त होने के कारण ही इन रंजकों का नाम वनस्पति रंजक पड़ा। जैसे ये पत्तियाँ, फलियाँ, पेड़ की छाल, फूल आदि से प्राप्त किए जाते हैं। हार श्रृंगार के फूल की टहनी, जामुन, केसर, कत्था, मेहंदी, हल्दी आदि वनस्पति पदार्थों से विभिन्न प्रकार से रंग प्राप्त किए जाते हैं। नील के पौधे से रंजक बनाने के कार्य तो अति प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। उसके बाद अगला देखेंगे धातु संबंधी रंजक। यह रंग खनिज स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए लोहे की छीलन को सिरके व पानी में डालकर एक बर्तन में कुछ देर के लिए रख दिया जाता है। कुछ समय उपरांत इस घोल में लकड़ी की राख डाल दी जाती है। इस तरीके से ये धातु संबंधी रंग हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं संश्लिष्ट रंजक या मनुष्यों द्वारा बनाया गया रंजक। उसके बाद हम देखते हैं संश्लिष्ट रंजक। रासायनिक विधियों द्वारा रंजकों को सर्वप्रथम बनाने का श्रेय विलियम हेनरी पार्कन 1856 को दिया जाता है। जब हेनरी पार्कन प्रयोगशाला में एलिनील से क्विनीन बना रहा था, तब अचानक उसे कृत्रिम रंग के बन जाने का पता लग गया। यह रंजक कोल तार का उप उत्पादन है। प्रारंभ में कोल तार को एक व्यर्थ पदार्थ मानकर फेंक दिया गया था, परंतु अब इस कोल तार का प्रयोग कई रासायनिक रंजक बनाने में किया जाता है। इसमें पहला है अम्लीय रंजक। इन रंजकों की प्रकृति अम्लीय होने के कारण इनका प्रयोग ऊनी तथा रेशमी के वस्त्रों में रंगने के लिए किया जाता है। ये रंग ऊनी वस्त्रों पर खूब अच्छे चढ़ते हैं। अम्लीय रंजक सोडियम व कैल्शियम के कार्बनिक अम्ल होते हैं। इन रंजकों का प्रयोग किया जा रहा हो तब वस्त्र को रंगने तथा धोते समय क्षार का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि रंजक का उदासीनीकरण होने के कारण वह नष्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरा देखते हैं क्षारीय रंजक। इन रंजकों की प्रकृति क्षारीय होती है। इनका प्रयोग ऊन तथा रेशम पर अच्छा परिणाम देता है। वनस्पति तंतुओं से बने वस्त्रों पर इन रंजकों का प्रयोग करते समय अम्लीय मोर्टेंड का प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा यह रंग कच्चे रह जाते हैं। साधारणतः इनके सहायक के रूप में टैनिन अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय रंजकों से रेशम को रंगने से अच्छी चमक आती है। उसके बाद तीसरा देते हैं उदासीन रंजक। इन रंजकों का अपना एक पृथक ही वर्ग होता है। यह रंजक कपास, रेयान व लिनन के वस्त्रों पर काफ़ी अनुकूल रहते हैं। रंगाई विधि के अनुसार इसके निम्नलिखित उपवर्ग होते हैं। जो उदासीन होता है वह कई तरीके से रंगा जाता है। आइए हम देखते हैं। पहला है प्रत्यक्ष रंजक। प्रत्यक्ष रंजकों का प्रयोग सभी जांतों तंतुओं पर भली प्रकार किया जा सकता है। जांतों तंतु वह होते हैं जो जंतुओं के द्वारा बने होते हैं, जैसे ऊन जो होते हैं वह जो है भेड़ों की छाल से बनाए जाते हैं। रेशम के कीड़ों से बनाए जाते हैं। लेकिन रुई के वस्त्र इन रंजकों के अच्छे रंगते हैं। ये रंजक कार्बनिक पदार्थों अमीन व फिनोन से बने होते हैं। यह पानी में घुलनशील। इन रंजकों से वस्त्रों को रंगने से उनमें चमक नहीं आ पाती, अतः वस्त्रों पर चमक लाने के लिए इनकी अपेक्षा बुनियादी रंजकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद अगला है गंधक रंजक, जिसको सल्फर डाइज कहा जाता है। इन रंजकों में गंधक की मात्रा अधिक रहती है। यह रंजक पानी में घुलनशील होते हैं। रंजकों को सोडियम सल्फाइड अथवा अन्य क्षारीय अपचायक पदार्थों में घोला जा सकता है। इन रंजकों से वस्त्र रंगते समय अत्यधिक क्षार का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए इन रंजकों का प्रयोग केवल वानस्पतिक तंतुओं से बने वस्त्रों पर ही किया जा सकता है। उसके बाद अगला देखते हैं वाट रंजक। संश्लिष्ट रंजकों में वाट रंजक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यह रंग पक्के तथा टिकाऊपन में अपना कोई सानी नहीं रखते। इन पर धूप तथा ब्लीचिंग आदि का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। ये रंजक पानी में घुलनशील होते हैं।
इंडिगो इस प्रकार के रंजक का उत्तम उदाहरण है। वाट रंजकों का प्रयोग ऐसे वस्त्रों पर किया जाता है जिन्हें बार बार धोना तथा धूप में सुखाना पड़ता है, जैसे तौलिया, मेजपोश, टेबल कुशन आदि साधारण वाट रंगों से ही रंगे जाते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं विकसित रंजक। रंजक द्रव्य पर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विकसित रंजक प्राप्त किए जाते हैं। इन रंजकों से वस्त्र को प्रथम तो रंगा जाता है, फिर कुछ निश्चित रासायनिक तत्वों की प्रक्रियाओं द्वारा रंग को गहरा तथा पक्का किया जाता है। उसके बाद हम रंगाई का लाभ देखें तो इसका लाभ या उद्देश्य क्या होता है। प्राचीन काल से चली आ रही वस्त्र रंगने की प्रथा से भिन्न भिन्न उद्देश्य या लाभ हो सकते हैं, जैसे वस्त्रों में विभिन्नता लाने के उद्देश्य से तरह तरह के रंगों में चुनरियाँ, साफे, ओढ़नी, धोती आदि रंगी जाती है। गरीब जनता जो हमेशा वस्त्र नहीं खरीद सकती, पुराने वस्त्रों को रंग कर उसमें नयापन लाने में समर्थ होती। उसके बाद तीसरा है रंग कर वस्त्रों की सजावट की जाती है, जैसा कि जयपुर की बांधनी और किनारीदार साड़ियों में किया जाता है। उसके बाद देखते हैं आवश्यक सामग्री। अगर हमें रंगाई करनी है तो उसके लिए हमें किन किन सामानों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे टब, छोटा प्याला, लकड़ी का चम्मच, मलमल के कपड़े की थैली, गर्म या ठंडा पानी, रंग का पैकेट, नमक या फिटकिरी। उसके बाद देखते हैं रंगाई की विधि में बांधनी। बांधनी को इंग्लिश में टाई एवं डाई बोलते हैं। टाई एवं डाई का मतलब ये होता है, टाई मतलब होता है कस के बांधना, डाई मतलब रंगना, तो बांधनी का मतलब भी होता है बांधना। इन वस्त्रों हेतु गुजरात, काठियावाड़, राजस्थान तथा सिंध आदि प्रसिद्ध थे। इन वस्त्रों के अंतर्गत बांध कर रंगी जाने वाली चुनरी, ओढ़नी तथा साड़ी आदि आते थे। इन वस्त्रों को नवविवाहित स्त्री हेतु मंगलमय सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था। बांधनी व पटोला में अंतर यह है कि पटोला के वस्त्र में धागे को वस्त्र निर्माण के पूर्व ही रंग लिया जाता है, जबकि बांधनी में वस्त्र बना लेने के पश्चात वस्त्रों को रंगा जाता है। बांधनी में रंगने की क्रिया का आरंभ सर्वप्रथम हल्के रंग में किया जाता है तथा धीरे धीरे निरंतर गहरे रंग में डुबोते हैं। वस्त्र को प्रत्येक नए रंग में डुबोने से पूर्व नमूने के आधार पर बांधने की प्रक्रिया की जाती है। रंग से बचाने के लिए नमूनों पर हल्का मोम भी लगा दिया जाता है ताकि वह रंग ना जाए। फ्रेंड्स, बांधनी में ये प्रक्रिया की जाती है कि जैसे अगर किसी वस्त्र में बांधनी एवं टाई एवं डाई के द्वारा हमें वस्त्रों को रंगना है तो सबसे पहले हमें किसी भी आकार का, जो भी आकार हमें बनाना हो, जैसे कोई एक सिक्का ले सकते हैं, उसके बाद कोई चना ले सकते हैं, कोई मटर ले सकते हैं, उसको थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें बांध देना पड़ता है और वहाँ पे जो है रंग मोम लगा दिया जाता है तथा वहाँ पे चना को रख कर के या मटर को रख कर के खूब कस के बांध दिया जाता है। उसके बाद पूरे वस्त्र को रंग के बाल्टी में डुबो दिया जाता है। जब बाल्टी से निकाला जाता है तो जहाँ पे वस्त्र बंधा होता है या जहाँ पे मोम लगा होता है वहाँ पे रंग नहीं चढ़ता है, बाकी पूरे वस्त्र पे रंग चढ़ जाता है। इस तरीके से जो वस्त्र होता है देखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक एवं सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से इस वीडियो में हमने रंगाई से संबंधित सारे टॉपिक को कवर किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।